अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल बेसिक टू एडवांस इंग्लिश में आपका मेज़बान सैयद यासर अब्बास काज़मी आज एक नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। इससे पहले कि मैं अपने आज के लेक्चर आज के मौजू की तरफ बढ़ूँ, मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम व्यूअर्स से जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल पे विज़िट करें और सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को दबाना न भूलिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए बिना चलते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब। का लेक्चर हमारा बेस्ड होगा डेफिनेशंस पर, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, उसकी साख्त पे, और फिर स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस यानी पैसिव वॉइस की बनावट, उसकी साख्त पर। उसके बाद लिस्ट ऑफ एक्सिलरीज फॉर रिस्पेक्टिव टेंस यानी हर ज़माने के हवाले से उसकी कौन कौन सी एक्सिलरीज इस्तेमाल होंगी उनकी लिस्ट होगी। उसके बाद हम एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट, इंडेफिनिट, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। 6 नंबर पे हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, नेगेटिव, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और लास्ट में हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट, नेगेटिव, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देयर आर 2 ways टू एक्सप्रेस एन एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट इन रिलेशन टू इट्स ऑब्जेक्ट। हम पहले भी इस पे वीडियो बना चुके हैं। ये बार बार रिपीट करने का मकसद ये है कि ताकि आप इसको ज़हन नशीन कर लें कि एक्टिव क्या चीज़ है और पैसिव क्या है। बाकी इसमें कोई लंबी चौड़ी वो नहीं है कि जो आपको परेशान करे। सबसे आसान जहाँ तक मैंने इनको देखा, समझा, पढ़ा, तो पैसिव वॉइस सबसे यानी ग्रामर के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर पैसिव वॉइस सबसे आसान तरीन एक टेंसेस हैं कि जो हम आसानी से बना सकते हैं। इसमें रूल्स वही होते हैं कि हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है और एजेंट या ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय का इजाफा करते हैं। पैसिव वॉइस क्यों बनाया जाता है? वो इसलिए बनाया जाता है कि जब हम उस ऑब्जेक्ट को यानी जिसके बारे में बात की जा रही है उसको हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, उसका जिक्र करना चाह रहे हैं, उसकी बात करना चाह रहे हैं, यानी उसमें एजेंट का जिक्र हम महसूस कर रहे हैं कि उसको अगर हम ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब हम उसका पैसिव बना सकते हैं। और भी इसकी वजूहात हैं कि अगर इसका सेंटेंस ट्रांजिटिव है तो हम सेंटेंस नहीं, वर्ब, अगर वर्ब इसकी ट्रांजिटिव है तो उसको हम इंट्रांजिटिव बनाने के लिए भी पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी जो मिसालें हैं, एग्जांपल्स हैं कि द बॉल वाज थ्रोन, तो ये अगर हम बाय द बॉय लिखें या ना लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बात खैर दोनों की सेम ही है जी। तो स्ट्रक्चर की तरफ, तो स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस क्या है कि एजेंट जो कि सब्जेक्ट की जगह काम कर रहा होता है, यानी जब एक्टिव हम वॉइस बनाते हैं तो उसमें एजेंट हमारा सब्जेक्ट होता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस पोजेसिव वर्ब, जिसको आप प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, एक्शन वर्ब भी कह सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट।
इसी को अगर हम पैसिव वॉइस में देखें तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगी। अब पहले जो एजेंट हमारा सब्जेक्ट था, अब उसने अपनी जगह बदल ली। अब ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने एजेंट को इतनी अहमियत नहीं दी, उसकी लेस इम्पोर्टेंस है, तो अब हम जिसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है तो उसको उस नंबर पे रखेंगे। तो अब ऑब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस एजेंट से ज़्यादा है तो हम उसको सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को रखेंगे। प्लस बी वर्ब। अब बी वर्ब क्या है कि ये जो एक्सिलरीज हैं उनको आप कह सकते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनको आप कह सकते हैं कि ये बी वर्ब है। प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें थ्रू आउट, यानी इसमें किसी भी अगर ये ज़माने से इसका ताल्लुक होगा जुमले का, लेकिन हमने इसको जब पैसिव वॉइस में बनाना है तो इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। प्लस बाय का हमने इसमें एडिशन करनी है, प्लस एजेंट। एजेंट लास्ट में इस वजह से आया कि अब इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम है, इतनी इसकी अहमियत ज़्यादा नहीं है जितनी की ऑब्जेक्ट की थी। अब ऑब्जेक्ट जो है वो मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ, फिर दोहराया देता हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या है कि वो वर्ड का या पोम का आंसर होता है। यानी अगर आपसे सवाल पूछ रहा है तो उसमें वो उसी सेंटेंस के अंदर आपको कुछ हिंट्स दे रहा होता है जो व्हाट और हुम के ज़ुमरे में आते हैं। यानी वो आपसे या तो पूछ रहा होता है कि किसका या क्या, यानी ये दो चीज़ें, दो सवाल आपसे कर रहा होता है। तो इसके बाद जी अगर हम इसके केसेस देखते हैं तो अगर फर्स्ट फॉर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं यानी उसमें बी का इस्तेमाल किया जाएगा। बी तकरीबन फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल होगा और इज़ एम आर जो है वो प्रेजेंट केसेस में इस्तेमाल होगा। इसके साथ साथ अगर सेकंड फॉर्म है तब हम इसमें वाज और वर का इस्तेमाल करेंगे, और इसी तरह अगर थर्ड फॉर्म है तो हम इसमें बीइंग, और फोर्थ है तो बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एक्सिलरी वर्ब फॉर ईच टेंसेस आर गिवन बिलो। अब इसकी मज़ीद तफसीलन हमने एक्सिलरीज भी यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले टेंस देखते हैं कि कौन कौन से ज़माने हैं। तो ज़माना प्रेजेंट है तो उसकी, और फिर अगर पास्ट है तो उसकी, और अगर फ्यूचर है तो उसकी क्या एक्सिलरीज होंगी। तो प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में इज एम आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज बीन, हैव बीन एक्सिलरीज इस्तेमाल होंगी। पास्ट में पास्ट सिंपल टेंस के लिए अगर हम यूज़ करें तो वो वाज और वर होगी। वाज और वर के बाद हम उसकी जो नेक्स्ट हालत है उसको देखेंगे, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हम वाज बीइंग, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हैड बीन। इसी तरह अगर फ्यूचर सिंपल टेंस है तो हम विल बी, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो विल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब फार्मूला भी आपके सामने लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस एजेंट, फिर वही इसकी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी हालत, यानी वर्ब की जो चार हालतें हैं, स्टेट्स हैं, उसको देखना है उसमें कौन कौन सी एक्सिलरी इस्तेमाल होंगी। वो है पहली हालत में बी या इज एम आर, वाज, वर, बीन और बीइंग। अब मिसाल इसकी देखते हैं। शी वियर्स नाइस क्लॉथ्स, शी वियर्स नाइस क्लॉथ। अब अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो वो कुछ यूं होगा, नाइस क्लॉथ्स आर नॉट worn बाय हर।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस हिसाब से बना, तो ये मिसाल आपके सामने सेट की गई है और ऊपर इसकी एग्जाम्पल अपना इसका स्ट्रक्चर भी दी गई है। ऑब्जेक्ट, क्योंकि बात यहाँ किसकी हो रही थी जी, नाइस क्लॉथ्स की, तो नाइस क्लॉथ इसका ऑब्जेक्ट जो एक्टिव में इसका ऑब्जेक्ट था। अब वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया और आर, क्योंकि ये वियर यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट के सैंपल से इसका ताल्लुक है, तो इसके लिए इसमें क्योंकि जमा है, क्लॉथ्स है, तो ये आर आएगा। और नॉट, क्योंकि इसमें हम ऐड करेंगे क्योंकि नेगेशन हमने करनी है, इनकार करना है। और वियर की थर्ड फॉर्म वॉर्न है और उसका इस्तेमाल करना, और बाय इसके स्ट्रक्चर के हवाले से, और एजेंट इसका हमने शी को हर में कन्वर्ट कर दें। ये पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि इसका टेबल कि आई किस में चेंज होगा, यू किस में है, बी किस में है, दे किस में है, तो ये सारे उसमें बता चुका हूँ। उसके बाद अगर हम इसका पॉजिटिव इंटेरोगेटिव परेशान होने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ये जिसे हम अपनी ज़ुबान में, हम पाकिस्तानी जिसे अपनी ज़ुबान में इंटेरोगेटिव कहते हैं, ये वही है। इसका बनेगा जी, आर नाइस क्लॉथ्स वर्न बाय हर। बिल्कुल सादा सा है, आसान है। हमने आर जो इसकी एक्सिलरी थी उसको हमने ऑब्जेक्ट से पहले रखना है और उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद बाय और आखिर में एजेंट का इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम नेगेटिव इंटरोगेटिव करते हैं, तो वो कुछ यूं बनेगा, आर नाइस क्लॉथ्स नॉट worn by her। अगर हम यहाँ बाय हर ना भी लिखें तब भी बात हमारी कंप्लीट है। आर नाइस क्लॉथ्स नॉट वर्न, आर नाइस क्लॉथ्स वर्न बाय हर को अगर हम बाय हर को काट दें तो आर नाइस क्लॉथ्स वर्न, और यहाँ नाइस क्लॉथ्स आर नॉट वर्न बाय हर में बाय हर का अगर इस्तेमाल ना करें तब भी बात कंप्लीट है, बामानी है। नाइस क्लॉथ्स आर नॉट वर्न। अब अगर इसकी दूसरी मिसाल हम देखते हैं कि यू इनवाइट हिज फ्रेंड्स फॉर लंच, यू इनवाइट हिज फ्रेंड फॉर लंच, ये प्रेजेंट का है, तो इसका अगर नेगेटिव देखें तो वो कुछ यूं बनेगा, हिज फ्रेंड्स आर नॉट इनवाइटेड फॉर लंच बाय यू, हिज फ्रेंड आर नॉट इन्वाइटेड फॉर लंच बाय यू। इसी तरह अगर हम इसका पॉजिटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो वो कुछ यूं होगा, आर हिज फ्रेंड्स इन्वाइटेड फॉर लंच बाय यू, आर फ्रेंड्स इन्वाइटेड फॉर लंच बाय यू। इसी तरह अगर हम इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं तो वो कुछ यूं होगा, आर हिज फ्रेंड्स नॉट इन्वाइटेड फॉर लंच बाय यू। ये दोनों मिसालें हैं और ये जो टॉप पे ब्लू बॉक्स है इसकी हमने स्ट्रक्चर लिखी है। अगर इसको हम देखें इसके तनाजुर में तो ये इस पे फिट बैठता है। तो दुनिया के अंदर जितनी भी पैसिव वॉइस बनेंगे वो सारे के सारे इसी एक जुमले, इस एक लाइन की जो स्ट्रक्चर है इसके हिसाब से बनेंगे। कोई नया फार्मूला, कोई नई स्ट्रक्चर इसके लिए नहीं होगी। जस्ट आपने इस एक लाइन को अपने जहनों में बिठाना है और उसी पे आपने इसको फॉलो करते रहना है। नेक्स्ट जी हम एग्जांपल्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट क्या है। पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की पढ़ी, अब हम पास्ट इंडेफिनिट को देखते हैं। स्ट्रक्चर इसकी आपके जहनों में बैठ चुकी होगी, लेकिन फिर दोबारा रिपीट किए देता हूँ जो आपकी स्क्रीन पे है।
इसके बाद इसकी पहली एग्जांपल कि यू सॉल्व द सम, यू सॉल्व द सम। अब अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो कुछ यूं होगा, द सम वॉज नॉट सॉल्व्ड बाय यू। अब यहां यू सॉल्व द सम, ये पास्ट की बात है, पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल है। तो यहां द सम इसका ऑब्जेक्ट है जिसे हम सब्जेक्ट की जगह लेके आ गए, और वॉज क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि अगर सेकंड फॉर्म होगी तब हम वॉज या वर का इस्तेमाल करेंगे। अब यू सिंगुलर है तो इसलिए हमने यहाँ वॉज किया। अगर यहाँ ते होता, वी होता, तब हम वर इस्तेमाल करते। आगे हमने इसकी नेगेशन करनी है यानी इसको नेगेटिव बनाना है, तो इसलिए वाज के साथ नॉट का इजाफा किया। सॉल्व चूंकि पहले सेकंड इस फॉर्म इसकी इस्तेमाल हुई है, अब इसको थर्ड कर दिया तो थर्ड भी इसकी सॉल्व होगी। बाय यू, यू ही रहेगा, लेकिन पहले ये सब्जेक्ट था, अब ये एजेंट हो गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका, अगर हम पॉजिटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं तो वो क्या बनेगा जी, वॉज द सम सॉल्व बाय यू। इसी तरह नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं तो कुछ यूं होगा, वॉज द सम नॉट सॉल्व बाय यू। फिर दूसरी एक मिसाल देखते हैं जी, दे लॉफ्ड एट मी, दे लॉफ्ड एट मी। लॉफ्ड एट ये एक फ्रेज है, ये अलग नहीं है। तो अब इसमें मी इसका ऑब्जेक्ट था जो अब सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होगा, और दे जो इसका एजेंट है वो ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ यूं नेगेटिव बनेगा, आई वॉज नॉट लॉफ्ड एट बाय देम, आई वॉज नॉट लॉफ्ड एट बाय देम। पॉजिटिव इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, वॉज आई लॉफ्ड एट बाय देम। नेगेटिव इंटरोगेटिव कुछ यूं बनेगा, वॉज आई नॉट लॉफ्ड एट बाय देम। नेक्स्ट हम देखते हैं जी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, कि उसकी क्या मिसालें होंगी। तो उसकी मिसाल कुछ यूं होगी, ही विल पास द एग्जाम। अब इसमें जो काम है, जो इसका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एग्जाम है, यानी उसका जो मकसद है, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एग्जाम है। पास करना ये उसका काम है, यानी ये उसका एक्शन है। और विल इसकी ज़माने को ज़ाहिर करता है यानी फ्यूचर है, और ही वो एजेंट है। अब हम देखते हैं कि ये नेगेटिव में कैसे आएगा। नेगेटिव में कुछ यूं होगा, द एग्जाम विल नॉट बी पास्ड बाय हिम। हमने देखा कि ही लास्ट में चला गया, यानी एजेंट है लेकिन अपनी अफादियत खो चुका है, यानी लेस है। अगर हम उसका जिक्र ना भी करें तो कोई मुज़ायका नहीं है। तो पास्ट की थर्ड फॉर्म हमने पास्ट इस्तेमाल की, और विल के साथ हमने नॉट का इजाफा किया क्योंकि हमने निगेशन करनी है। और चूंकि ये फ्यूचर टेंस है तो इसके साथ हमने बी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें विल का इस्तेमाल हुआ है तो उसके साथ हमने बी का इस्तेमाल करना है। तो ये हमने पहले पढ़ा था कि अगर फ्यूचर का होगा तो उसके साथ हमने विल बी का इस्तेमाल करना है। इसी तरह अगर उसका इंटरोगेटिव बनेगा तो वो कुछ यूं होगा, विल द एग्जाम बी पास्ड बाय हिम। और अगर नेगेटिव बनेगा यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो कुछ यूं होगा, विल द एग्जाम नॉट बी पास्ड बाय हिम। इसी तरह इसकी दूसरी मिसाल देख लेते हैं, दे विल लर्न द इंग्लिश, दे विल लर्न द इंग्लिश। अब इसका नेगेटिव होगा,
The English will not be learned by them. The English will not be learned by them. Learn की थर्ड फॉर्म learned है, इसलिए यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की। और दे की जगह हमने देम इस्तेमाल किया, जिसे हमने एजेंट की जगह रखा। और द इंग्लिश जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल किया रखा। अब अगर हम इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो कुछ यूं होगा, विल द इंग्लिश बी लर्न बाय देम। और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव इसका हम बनाएंगे तो कुछ यूं होगा, विल द इंग्लिश नॉट बी लर्न बाय देम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे आज के लेक्चर के दौरान की गई तमाम बातें आप तक बतरीके एहसन पहुँच चुकी होंगी और आप इनको डेली रूटीन में प्रैक्टिस करेंगे और अपना फीडबैक ज़रूर देंगे।